जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे यूपी टेट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो प्रश्न एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के पिछले वर्षों में यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। हमने साथियों आपसे कहा था और आपसे मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ कि जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में यूपी टेट एग्जाम में, चाहे आपका सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर साथियों जो सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं आया हुआ हो, यानी सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्लास को दोस्तों आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, देखिए आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में जो है किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर साथियों चार जो है धाराएं दी गई हैं, आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर जो है गर्म प्रभाव पड़ता है। तो वो साथियों आप देखेंगे जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ब्राजील ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ब्राजील की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है जो ब्राजील के तट के तापमान को जो है बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी साथियों जो देखिएगा ओयासियो कैनारीज और आपका बेंगुएला, ये साथियों कैसी जलधाराएं हैं? ये ठंडी जलधाराएं हैं, याद रखें आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखिए भाई, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चीन में है, स्विट्जरलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, श्रीलंका में है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हो। चलिए, तो जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों ड्रैकेंसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा और मुख्य पर्वत है जो पूर्वी तट पर जो है फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक किम्बरले की खान है, याद रखिएगा, एक किम्बरले की खान है जो कि बहुत ही फेमस है। और ये किसकी खान है? ये साथियों हीरे की खान है। किसकी? हीरे की खान है, और ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित ग्रहों में जो है वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर छापिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर बुध पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों सूर्य के सबसे नजदीक दो ग्रहों में आप देखेंगे बुध और शुक्र का अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये भी पॉइंट याद रखें, बुध। और साथियों बुध जो है आप सभी को पता होना चाहिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट याद रखें। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित ग्रहों में जो है वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वह साथियों आपका बुध और दूसरा आपका शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथियों शुक्र के बारे में कुछ जानकारियां आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। शुक्र की बात करें साथियों इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, और ये साथियों सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। और साथियों इसे जो है इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा और मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दमन किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहां पर आप लोग बताएं। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा, फटाफट आंसर देते हुए चलें। दमन जो है किसकी राजधानी है? तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वर्तमान में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको पता होना चाहिए। 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? जलोढ़ है, लाल है, काली है, और आपका दिया है लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर छापते हुए चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है, अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। बताएं,
यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। काली मिट्टी को साथियों रेगुर मृदा के नाम से यानी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए काली मिट्टी में साथियों जल धारण करने की क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, जो कपास के पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखें, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में जो है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंश द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर फटाफट यहां पर आप लोग छापते हुए चलें। चलिए, सभी प्यारे साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर छापते हुए चलें। चलिए बताइएगा, बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, विभ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग जो है नीचे धंस जाता है तो उसे साथियों विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न स्थलाकृतियों में से जो है किसका निर्माण भ्रंश द्वारा होता है? तो विभ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा भाई, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग फटाफट कर सकते हो। बताओ 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए चंद्रमा साथियों आप जानते हैं पूर्णमासी या पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण की दोस्तों बात करें, सूर्य ग्रहण आप जानते होंगे अमावस्या के दिन होता है। कब? अमावस्या के दिन होता है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? यहां पर आप सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं 24 अक्टूबर 1945 पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और साथियों 24 अक्टूबर को ही आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी पॉइंट साथ साथ याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट में। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया दोस्तों कि यहां पर एक प्रश्न आपका बाहर का नहीं लिया गया, सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं। तो आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर करके ही जाना है, एसएसटी सीडीपी लैंग्वेज सभी का अच्छे तरीके से भाई। चलो आंसर करो फटाफट। यहां पर जो लोग जा रहे हैं 21 ईयर यानी 21 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों भारतीय संविधान के अनुसार जो है स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट देखिएगा। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। यहां पर आप लोग बताइएगा, केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर छापते हुए चलें, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताओ, चलिएगा भाई फटाफट आप लोग छापते हुए चलो यहां पर आंसर। चलिए बताइएगा। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी ध्यान रखिएगा, वर्ष 1973 में, कब? वर्ष 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन साथियों इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, किस मामले ने? केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है बिल्कुल यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायालयों, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, जिला एवं सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइए। चलिए फटाफट यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए
यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिएगा, आप लोग याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को चलाने के लिए कोरम पूरा ना हो तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक बार सभी लोग आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चंस को कंसाइज किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। ठीक है, इससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको श्योर 100% यहां से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, बताओ भाई। चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखें आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो लोकसभा स्पीकर कहिए या लोकसभा अध्यक्ष कहिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर यहां पर आप लोग बताएं। फटाफट सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, एडम्स पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों सर जॉन एडम्स के अनुसार जो है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें जो है एक ध्रुव शिक्षक और दूसरा ध्रुव जो है शिक्षार्थी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, एडम्स के द्वारा ये कहा गया है, वो बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय जो है सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर छापते हुए चलें, सही उत्तर आपका क्या है बताओ भाई। यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। जो साथी यहां पर जा रहे हैं दर्शन शास्त्र पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्त जानते होंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ के बारे में हो सकता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल है, जबकि साथियों आपका दर्शन शास्त्र जो है शामिल नहीं है। ए ऑप्शन पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? बताइए, कौन सा जो है व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पर आप सभी दोस्त उत्तर बताएं। चलिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों व्याख्यान विधि जो है एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है, जिसमें जो है छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, इसलिए इससे जो है उनकी तर्क और चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर बी दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों व्याख्यान विधि जो है बड़ी कक्षाओं में कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी और सस्ती विधि मानी जाती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। यह भी प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए, बताओ भाई। चलिए, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों श्यामपट्ट पर लिखते समय जो है शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए, ताकि लिखते समय भी छात्रों पर नजर रखी जा सके और बोर्ड भी ना छिपे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताओ भाई। यानी सामाजिक अध्ययन जो हम पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या है?
सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना। उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपके तीनों विकल्प दिए गए, तीनों आपके सकारात्मक यानी तीनों आपके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बिल्कुल बात सत्य है। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, यह भी बात सत्य है। अच्छे नागरिक होना, यह भी आपका बिल्कुल बात सत्य है। उपरोक्त सभी जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। भाई देखिए, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप कर सकते हो, फटाफट आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिए भाई, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर बौद्ध धर्म, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, साथियों आप जानते होंगे जो आपका बौद्ध धर्म है, इसके जो 3 रत्न हैं कौन कौन से हैं? एक आपका बुद्ध, दूसरा धम्म है, तीसरा आपका संघ है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला रहा, मालती माधव नामक नाटक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट आप लोग इस प्रश्न का उत्तर छापते हुए चलें। चलिए, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का आप लोग बताएं। भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। मालती माधव नामक नाटक की रचना साथियों किसके द्वारा करी गई? आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं भवभूति ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों मालती माधव संस्कृत के महान कवि और नाटककार भवभूति द्वारा रचित 10 अंकों का एक प्रसिद्ध नाटक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसके द्वारा रचित है भाई? भवभूति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप कर सकते हो यहां पर भाई, बताओ। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग भाई, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है, हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फिलहाल जैसी आपकी इच्छा हो। बताएं इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं जयसिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है खगोलीय गणनाओं और समय की सटीक जानकारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला बनाई थी। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। बताओ भाई, सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आपका क्या है? बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब पारित किया गया? साथियों अगर आप यहां पर ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस यहां पर आपके गलत दिए गए हैं। 1876, 80 है, 85 और आपका 1888 है। यहां पर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? 1878 होना चाहिए। ठीक है, क्या 1878 आप सही मानिएगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब पारित किया गया? 1878 में पारित किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़े। साथियों आप जानते होंगे वास्तविक रूप से जो है यह एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। यह प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर छापते हुए चलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप जानते होंगे 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा साथियों इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जानते होंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला पेपर में पूछा गया है, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहां पर छाप दीजिएगा। बताओ भाई, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या है? जो साथी जा रहे हैं विनोबा भावे ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप लोग बताइए। काकोरी कांड से संबंधित जो है कौन नहीं है? यहां पर आप लोग उत्तर आप कर सकते हो, फटाफट प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। चलिए सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें।
जो लोग जा रहे हैं भगत सिंह ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना में जो है भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, यह साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का कार्य था। ठीक है, यहाँ पर तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुबंधु घटखरपर, छपड़क और आपका वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? बताइए, इसका उत्तर बताओ भाई। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए फटाफट उत्तर छापते हुए चलो आप लोग। यहां पर आपका सही उत्तर क्या बताओ। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा। यहां पर क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित यहां पर नहीं है? आपका दोस्तों यहां पर क्या करना भाई, मिलान करना है और इसमें बताना है कौन सा जो है सही मिलान नहीं किया गया है। चौसा का युद्ध दिया 1540 में, घाघरा का युद्ध दिया 1539 में, कन्नौज का युद्ध दिया है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध दिया है 1529 में। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, बताओ भाई। चलिएगा सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। साथियों अगर बात करें हम चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध आप देखेंगे साथियों कब हुआ था, 1539 में। ठीक है, और साथियों घाघरा के युद्ध की बात करें, घाघरा का युद्ध कब हुआ था भाई, 1529 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था भाई, 1540 में। ठीक है, और साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भाई 1576 में हुआ था। कब? 1576 में हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर मिलान करोगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ए का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। क्या भाई, ए का जो है आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यानी ओवर आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सभी युद्ध पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर क्या बताना है भाई, यहाँ पर बताना है काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, ये सभी गवर्नर हैं, आपको इनको जो है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर दे दीजिएगा यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त, बताओ भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बताओगे। चलिए यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर आपका हो जाएगा भाई लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, यानी चौथा लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद साथियों आपका पहला वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा, यानी आप यहां पर कह सकते हो कौन भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहां पर जो आपका दिया है, यानी ओवरऑल आप अगर देखोगे यहां पर जो आपका चौथा ऑप्शन दिया है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। क्या भाई, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कालक्रम अनुसार अगर आप देखोगे यहाँ पर साथियों हो जाएगा आपका दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या है? जो साथी जा रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, जो भी साथी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर गए बिल्कुल राइट है। साथियों सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, आप सभी को पता है, और यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, जो मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में जो है फैला हुआ है। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? बताइए, 29 का उत्तर आप बता सकते हो। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? वो है साथियों आपका महानदी। ऑप्शन जो ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? बताइए, सबसे गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है? यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, फटाफट आप लोग उत्तर यहां पर बताओ। चलिए, तो जो साथी जा रहे हैं यहाँ पर सहारा मरुस्थल ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म यानी उष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तर बताओ भाई।
मधुबनी लोक कला शैली जो है किससे संबंधित है, ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, धान का खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है, बताओ। धान का जो खैरा रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है, फटाफट यहां पर आप लोग उत्तर दीजिएगा, बताइएगा। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर आपका क्या है, धान का खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। आप देखेंगे साथियों यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बता सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो एक बार। जिंक जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों धान की फसल में जो है पत्तियों का पीला पड़ना और विकास रुक जाना जो है जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण जो है होता है, और इसे जिसे ही साथियों क्या बोलते हैं, खैरा रोग कहा जाता है। तो खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, आलू क्या है बताइए, जड़ है, तना है, पुष्प है या पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हो, फटाफट बताओ भाई। चलिए भाई आलू क्या है आप लोग बता दो, फटाफट आंसर कर दो यहां पर। चलिए यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं तना ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा, खरीफ की फसल क्या है बताइएगा। खरीफ की फसल यहां पर आपसे पूछा है गेहूं, धान, आलू और आपका दिया है चना। फटाफट आंसर छाप दो आप लोग। चलो भाई बताओ, खरीफ की फसल के बारे में यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए आंसर दीजिएगा सभी लोग। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर जो है बात करें अगर हम खरीफ की फसल की, तो आप सभी को पता होना चाहिए खरीफ की फसलें जो हैं जून जुलाई में मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है काटी जाती हैं। जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बाकी आपका जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, आलू, सरसों, ये सभी आपकी रबी की फसलें होती हैं। ठीक, सवाल अगला है, मक्का का जन्म स्थान है बताइए। 35 का उत्तर आप कर दो फटाफट यहां पर भाई, आंसर देते हुए चलो। जो साथी जा रहे हैं यहां पर अमेरिका ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का की उत्पत्ति और इसका प्राथमिक जन्म स्थान साथियों मध्य अमेरिका में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मक्का को जो है अनाजों की रानी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है, नीला, सफेद, लाल, पीला। बताइए। 36 का उत्तर आप यहां पर दे सकते हो, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छाप सकते हो, बताओ भाई। प्रमाणित बीज के थैले पर जो है लगे टैग का रंग साथियों कैसा होता है, यहां पर आपका उत्तर आ जाना चाहिए। चलिएगा, जो साथी बता रहे हैं यहां पर नीला ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जारी किए गए प्रमाणित बीजों यानी सर्टिफाइड सीड्स के थैलों पर हमेशा नीले रंग का टैग लगाया जाता है। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है, फटाफट 37 का उत्तर बताएं। यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है, और पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा। ये चीजें आपको बार बार बोलता हूं। ठीक है, सही आंसर क्या भाई, जो लोग जा रहे हैं सब्जी विज्ञान ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पर जा रहे हैं, वो क्या भाई, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। सवाल नंबर अगला है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है, 38 का उत्तर बताओ। चलिए, फलों को पकाने के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, वो है आपका एथिलीन। क्या भाई, एथिलीन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथियों एथिलीन जो है एक प्राकृतिक गैस पादप हार्मोन है जो पौधों में फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और साथियों आप जानते हो कि कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। इसका कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉपेन का स्रोत क्या है बताइए, आम, बेल, पत्ता, केला। इसका उत्तर बताइए। चलिए फटाफट बताइएगा। जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, पपीता पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों पॉपेन जो होता है ये एक बहुमूल्य पाचक एंजाइम होता है जो कच्चे पपीते के फल से निकलने वाले सफेद दूधिया रस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है पपीता, वो क्या है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, लीची फल का कौन सा भाग जो है खाया जाता है बताइए।
लीची फल का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? मांसल एरिल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। साथियों आप जानते होंगे लीची के बीज के चारों ओर जो है जो सफेद रसीला और गूदेदार भाग होता है उसे साथियों वनस्पति विज्ञान में एरिल कहा जाता है। क्या? एरिल कहा जाता है, और यही जो है खाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमने महत्वपूर्ण दिवस की एक वीडियो बना दी है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 99% चांस है वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2 से 3 सवाल आते हैं महत्वपूर्ण दिवस से, यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं भाई? तो आपको पता है भाई, राइट आंसर क्या है? 29 अगस्त को। आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के सम्मान में जो है हर साल 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे, बताइए। 42 का उत्तर आप कर सकते हो। यहां पर आपका सही आंसर क्या बताओ भाई? जो साथी यहां पर जा रहे हैं 1896, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो क्या है? बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ब्लड के द्वारा या यूरिन के द्वारा, ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल ये रहा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? खिलाड़ी, कोच, शिक्षक, वैज्ञानिक। 44 का उत्तर आप लोग छापते हुए चलो भाई। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं कोच, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। सवाल नंबर अगला देखो भाई, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? हमने कई बार बताया, अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आंसर आप कर देंगे। चलिए, तो आप सभी दोस्तों को पता है 42वें संविधान संशोधन, क्या भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को साथियों लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और प्रस्तावना में साथियों अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। 46 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए भाई बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? आप लोग यहां पर आंसर बताओ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन जो है कहां पर हुआ था? मार्गेरीटा पर। जो लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो भाई, सूचना का अधिकार के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है, बताएं। 47 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हो। यहां पर जो लोग जा रहे हैं यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत जो है मिला है, आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, इसलिए यह जो है साथियों एक कानूनी या विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल अगला है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्विसदन नहीं है, बताइए। सही आंसर क्या भाई? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्न, तो आप देखेंगे जितने भी शिक्षक वाले एग्जाम होते हैं उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन होता है ये सवाल तो लगभग पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 49 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथियों? आप सभी को पता होना चाहिए 2002 में। ठीक है, आप सभी दोस्तों पता होगा वर्ष 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, सवाल अगला देख लो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर कर दो भाई। मात्र 10 क्वेश्चन इस सेशन में और बचे हुए हैं, आप लोग फटाफट यहाँ पर उत्तर देते हुए चलो। दोस्तों आप देखेंगे जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और मजबूत हड्डी होती है वो होती है आपकी कौन सी? फीमर होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। और साथियों ये जो है आपका थाई यानी जांघ की हड्डी होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो वो है साथियों आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और विटामिन सी का साथियों रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी ध्यान रखें। अगला सवाल, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष जो है कैसा है? बताइए फटाफट आप लोग बताएं। चलिए भाई यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर कर दो। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं दूरदृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर बताओ भाई। बीसीजी का टीका के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, तो आप जानते होंगे तपेदिक या टीबी। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर अगला देख लो भाई, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर बताओ। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आप देखेंगे साथियों 12 स्वर होते हैं। कितने? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं 12 पर, वो बिल्कुल राइट है। स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? बताइए। चलिए, स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में, जोधपुर में। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर बताइएगा। चलिए प्रयास करिएगा। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं मुंबई पर, कहाँ पर? मुंबई पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। सवाल नंबर अगला है, तानसेन दरबारी गायक थे किसके? बताइए। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में आ चुका है, फटाफट आंसर छाप दो। तानसेन जो है दरबारी गायक थे किसके? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, यहाँ पर उत्तर आपका आ जाना चाहिए। चलिए सही आंसर आपका क्या है? आप सभी दोस्त बता दो, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं अकबर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। साथियों संगीत सम्राट तानसेन मुगल बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, और उनके नवरत्नों में से जो है एक थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो दिया गया है ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, जयदेव जो है किस ग्रंथ के रचयिता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जयदेव जो है किस ग्रंथ के रचयिता थे? ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, आप देखेंगे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य होता है, पर्सपेक्टिव जो है होता है पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई, चित्र की गोलाई। बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर आप बताएं। चलिए, पटल की गहराई पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो क्या है? वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर करें। जैन, सनातन, बौद्ध, ईसाई। क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर बताइएगा। और यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई बौद्ध धर्म पर, ऑप्शन नंबर 3 पर यहां पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप जानते होंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है स्थित अजंता की गुफाएं के चित्र जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर आप लोग करिएगा। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने साथी जो अंत तक क्लास में जुड़े थे, बने रहे थे। ठीक है भाई, तो साथियों पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सारे PYQs हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं, आप लोग जरूर कवर करते हुए चलिएगा।
प्लेलिस्ट जो है अभी बना दी जाएगी, उसमें जितने भी अभी तक क्लासेस हुई हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए वो सारे वहां पर जो है वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो सबको अच्छे तरीके से आप लोग कवर करते हुए चलें। ये क्लास कैसे लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप हमारे लिए, और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको श्योर 100% यहाँ पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।